तो देखो हम अबॉर्शन देख रहे थे। अबॉर्शन की मैंने डेफिनेशन बताई थी, अबॉर्शन क्या होता है। तो 20 वीक्स जिसे पीरियड ऑफ वायबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। 20 वीक्स हमें हमेशा याद रखना है, 20 से लेके 22 वीक्स इसे क्या बोला जाता है, पीरियड ऑफ वायबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो अबॉर्शन इज द एक्सपल्जन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर of an embryo or fetus weighing 500 gram or less when it is not capable of independent survival। ठीक है, तो abortion किसे कह रहे हैं, एक्सपल्जन या एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स मदर, यानी एम्ब्रियो 500 ग्राम का हो गया, फीटस 500 ग्राम का हो गया है या उससे लेस है, ठीक है, और इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के केपेबल नहीं है, यानी खुद से सरवाइव नहीं कर सकता है, मदर के अंदर सरवाइव नहीं कर पा रहा है, उसका एक्सपल्जन हो रहा है या फिर वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जा रहा है, इसे क्या कहा जाता है, अबॉर्शन कहा जाता है। ठीक है, दिस 500 ग्राम ऑफ फीटल डेवलपमेंट इज अटेन्ड अप्रोक्सीमेटली 22 वीक्स, और ये जो 500 ग्राम का वेट होता है, ये अप्रोक्सीमेटली जब 22 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाती है, 154 डेज की प्रेगनेंसी हो जाती है, तब ये अटेन होता है। ठीक है, द एक्सपेल्ड एम्ब्रियो और फीटस इज कॉल्ड अबॉर्टस। तो जो एक्सपेल्ड एम्ब्रियो होता है, जो निकलता है बाहर, जो प्रोडक्ट बाहर आता है, उसे क्या कहा जाता है, अबॉर्टस बोला जाता है। अब मिस कैरेज ये टर्म भी अबॉर्शन के लिए ही आता है, अगर अबॉर्शन स्पॉन्टेनियसली होता है तब इसे हम क्या कहते हैं, मिस कैरेज बोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंस हमने इसका देख लिया था, 75% 16th वीक में हो जाता है और 8th वीक में होता है। इसके टाइप्स की हम बात करते हैं, अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस भी होता है, इंड्यूस भी होता है। स्पॉन्टेनियस में हम देखते हैं आइसोलेटेड रिकरेंट, ठीक है, स्पॉन्टेनियस मीन्स खुद से हो रहा है, इंड्यूस हम बाहर से करा रहे हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि रेप के केस में या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी के केस में हमें इंड्यूस कराना पड़ता है अबॉर्शन। ठीक है, फिर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, आइसोलेटेड रिकरेंट हमने देख लिया, इसमें भी टाइप्स हो जाते हैं। थ्रेटेंड अबॉर्शन, इसकी हम बात कर रहे थे। थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है, 98% चांसेस होते हैं कि अबॉर्शन रिवर्स हो जाए, मींस प्रेगनेंसी को सेव किया जा सकता है। फिर आता है इनएविटेबल, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, मिस्ड, सेप्टिक अबॉर्शन। इंड्यूस्ड में जो हम बाहर से करा रहे हैं, इसमें आता है एक लीगल, एक आता है इलीगल। एमटीपी पे हम पूरा एक बड़ा लेक्चर लेंगे कि लीगल अबॉर्शन किसे कहा जाता है, कब हम जब अबॉर्शन कर रहे हैं, मान लिया एमटीपी किट्स जो आती हैं, जो हम मेडिसिन यूज करके करते हैं, वो कब तक लीगल बोला जाएगा उसे, कब तक इलीगल बोला जाएगा, इसकी भी ड्यूरेशन होती है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। फिर स्पॉन्टेनियस हमने देखा था, जो स्पॉन्टेनियसली होता है, खुद से हो रहा है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन बोला जाता है। बियॉन्ड द पॉइंट कंट्रोल, ठीक है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, खुद से हो रहा है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मिसकैरेज। इंड्यूस्ड टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ फीमेल और ड्यू टू फीटल डिजीज। ठीक है, तो इंड्यूस्ड जो हम बाहर से करा रहे हैं, अगर फीमेल की हेल्थ पर खतरा है, जो प्रेगनेंसी है उसकी वजह से, या फिर फीटस को कोई डिजीज है, जैसे हमने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स देखा था, एनोमैलीज देखी थी, एनोमैली स्कैन कराते हैं, है ना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में मान लिया कि एनेनकेफेली है बच्चे को, फीटस को, तो क्या फायदा, अगर सर ही नहीं होगा बच्चे का तो उसको हमें अबॉर्शन कराना पड़ेगा, उसको अबॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। और बाकी एनोमली हो गई, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, तो भी हम कोई फायदा नहीं है, तो उसको अबॉर्ट करना पड़ता है। फॉर अदर पर्पस थेरेपेटिक अबॉर्शन किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं एटियोलॉजी, हमने देखी थी, तो जेनेटिक फैक्टर्स में हमने बात की थी कि ऑटोसोमल ट्राइसोमी है, तो मैंने इसमें एग्जाम्पल बताया था कि अगर 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है तो क्या बोलते हैं इसे, बताओ क्या बोलेंगे इसे, अगर 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, अदिति बताओ। डाउन सिंड्रोम बोलेंगे क्या? हाँ, डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। और 18th क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है तो एडवर्ड सिंड्रोम। वेरी गुड तरीशी, एडवर्ड सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है, इसमें मैंने बताया था जो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, जैसे एक्स एक्स, ये हमारे ऑटोसोम्स हैं,
फिर सेक्स क्रोमोसोम अलग होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। इनमें ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोसोम और आ जा रहा है, तो 21st नंबर में और 18 नंबर में ये होता है, ठीक है। ऐसे आता है पॉलीप्लॉइडी। तो मैंने इसमें बताया था जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है, 3n नंबर हो गया, 4n नंबर हो गया, ऐसे। मोनोजोमी, अब मोनोजोमी का मतलब है होना चाहिए था डिप्लॉइड, लेकिन कैसा रह गया, हैप्लॉइड रह गया। फिर नेक्स्ट मैंने बताया था स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, ठीक है। क्रोमोसोम में कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, वो डिस्ट्रक्शन हो गया या फिर ज्वाइन होने में वो गलत ज्वाइन हो गए, तो ये सारे कॉजेज होते हैं जिनकी वजह से हमें अबॉर्शन कराना पड़ता है, ठीक है। फिर आते हैं देखो एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स। तो इसमें ल्यूटियल फेज डिफेक्ट मैंने बताया था कि जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो वो क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। अब ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रॉपरली नहीं बनेगा, या बना भी तो प्रोजेस्ट्रॉन प्रॉपरली सिक्रीट नहीं करेगा, जिस वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी और अबॉर्शन हो जाएगा। फिर डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरोन, सेम वही रीजन है। थायराइड एबनॉर्मेलिटीज, तो इसमें हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, ठीक है, तो जिस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस भी इसका एक कॉज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं एनाटॉमिकल फैक्टर्स। तो एनाटॉमिकल फैक्टर्स मींस कि एनाटॉमी में कोई डिफेक्ट है, यूट्रस की एनाटॉमी में कोई डिफेक्ट है, या फिर उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट है। तो देखो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, जो सर्विक्स है वो प्रॉपरली नहीं बना है, सर्विक्स इतना कम्पिटेंट नहीं है कि वो एक डिलीवरी कर पाए, या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर वो डायलेट हो, ठीक है, जिससे प्रॉपर डिलीवरी हो, तो सर्विक्स ही इनकम्पिटेंट है। सेकंड आता है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, ठीक। यूट्रस यानी जो मदर है उसमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है। यूट्रस में मान लिया कि कोई साइट ही नहीं है जहाँ पे इम्प्लांट हो, ठीक है, एडेशंस बने हुए हैं। तो देखो यहाँ पे फाइब्रॉइड भी देखा, यूटेराइन फाइब्रॉइड है। तो मैंने इसमें एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए ये हमारा यूट्रस है, ये यूटेराइन वॉल है, ये फैलोपियन ट्यूब आ गई, ठीक है। अंदर से यहाँ पर कोई फाइब्रॉइड है, ठीक है, इंटरस्टिशियल फाइब्रॉइड है। अब यहाँ पर इम्प्लांटेशन मान लिया हो भी गया, कहीं पे इम्प्लांटेशन मान लिया यहाँ हो गया, तो अब ये ग्रो करेगा, तो ये जो फाइब्रॉइड है इसकी ग्रोथ में हिंडर करेंगे, हिंडरेंस उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो ये देखो इंट्रा यूटेराइन एडेशन है अगर, तो क्या होता है इसमें, मैंने एक प्रोसीजर बताया था, डीएनसी, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज बोला जाता है इसे, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, हम एक क्यूरेट लेते हैं, ऐसे करके एक लंबी सी क्यूरेट होती है, आगे से सेरेशंस होते हैं। इसको क्या किया जाता है, यहाँ से इंसर्ट किया जाता है ये इधर से, और जितना भी हमें एंडोमेट्रियम का सैंपल लेना होता है उसको स्क्रैप करके हम ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कई बार जो एंडोमेट्रियम होती है वो ज्यादा स्क्रैप होके आ जाती है। अब देखो क्या होगा, 3 लेयर होती है हमें पता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम हट गई तो क्या एक्सपोज हो गई, मायोमेट्रियम एक्सपोज हो गई। अब मायोमेट्रियम क्या होती है, स्टिकी होती है, तो क्या होगा इस वजह से ये आपस में चिपक जाएगी, ठीक। तो इंट्रायूटेराइन एडेशंस बन जाते हैं इस वजह से, इन्हें बोला जाता है साइने की, साइने की, ठीक है। फिर आते हैं इन्फेक्शंस। तो इन्फेक्शंस की वजह से अबॉर्शन हो सकता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्लेमाइडिया, ब्रुसेला, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। वायरल में रुबेला हो गया, वेरिडा हो गया, एचआईवी। तो मैंने जब डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ रहे थे हम, तो मैंने बताया था कि रुबेला का चेक किया जाता है कि कहीं रुबेला का इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, एंटीनेटल केयर में देखा था हमने। पैरासिटिक इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मा, मलेरिया, ठीक। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कुछ, जैसे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ल्यूपस एंटी कोगुलेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि अबॉर्शन को कॉज कराते हैं। अदर्स में देखो मैटरनल मेडिकल इलनेस, ठीक है, प्रेगनेंसी ऐसी है जिससे कि मदर की हेल्थ को
नुकसान पहुंच रहा है, या फिर मदर उसकी वजह से सरवाइव नहीं कर पा रही है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी देखा होगा ना, मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं कि हम बच्चे को बचा लेंगे, माँ को नहीं बचा पाएंगे, तो वो वाली कंडीशंस होती हैं सच में, ठीक है। तो मैटरनल मेडिकल इलनेस होती है जिसमें अबॉर्शन करना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो इसे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, जो चांसेस, एक कंडीशन आती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में क्या होता है, आरएच नेगेटिव मदर है और फीटस क्या हो गया, आरएच पॉजिटिव हो गया। तो ड्यूरिंग पार्टुरेशन क्या चांसेस रहते हैं, ब्लड मिक्सिंग के चांसेस रहते हैं, ब्लड मिक्स होगा, कोगुलेशन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, आजकल तो नई टेक्निक्स चल गई हैं। अब आजकल इस कंडीशन के लिए अबॉर्शन नहीं कराया जाता, आजकल क्या करते हैं, पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। तो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का केस पहले किया जाता था। इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलिया है, ठीक है, स्मोकिंग कर रहा है और अल्कोहल कर रही है फीमेल, तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आईयूसीडी इनसाइड यानी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो क्या होता है, हम पूछते हैं कि जो प्रेगनेंसी थी उससे अप्रोक्स 6 मंथ्स पहले कहीं आपने आईयूसीडी तो नहीं लगवाया था, कहीं आपने कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं ली थी। क्यों पूछा जाता है, इसीलिए पूछा जाता है कि इसकी वजह से भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड कॉजेज होते हैं 40 to 60% ऑफ केसेस। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ अबॉर्शन इज नॉट डायग्नोस्ड, इनको इडियोपैथिक बोला जाता है, ठीक है। इडियोपैथिक प्राइमरी, जो कोई भी डिजीज होती है उसको क्या बोला जाता है, जनरली वो इडियोपैथिक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कॉज नहीं पता होता, वो प्राइमरली डेवलप हो रही है। इसके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक, जैसे कि स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर हो गया, अल्कोहल एक रिस्क फैक्टर हो गया, ठीक। लेकिन जो सेकेंडरी होते हैं, जैसे कि किसी डिजीज की वजह से हो रहा है, जैसे मान लिया डायबिटीज हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हो रहा है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है उसकी वजह से हो रहा है, तो ये सेकेंडरी कॉजेज बोले जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू सम फैक्टर, जिसमें कोई कॉज है, जिसमें कोई डिजीज है, ठीक है। तो प्राइमरी को इडियोपैथिक बोला जाता है जनरली। सबसे पहले बात करते हैं, देखो, थ्रेटेंड अबॉर्शन। तो थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है, 98% चांसेस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी ये ऐसा अबॉर्शन है जिसमें हम फीटस को बचा सकते हैं। तो क्या है, देखो, क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज हैज स्टार्टेड बट हैज नॉट प्रोग्रेस टू अ स्टेट फ्रॉम वेयर रिकवरी इज इम्पॉसिबल। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि ऐसी स्टेज पे अब नहीं पहुंचे हैं कि वहां से रिकवरी पॉसिबल ना हो, ठीक है। यानी हम इसमें प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं। अच्छा, मैंने एक डिफरेंस बताया था, अबॉर्शन और आईयूसीडी में क्या डिफरेंस होता है। आईयूसीडी क्या होता है, पहले ये बताओ। बोलो, तरीशी बताओ, क्या होता है आईयूसीडी। अदिति बताओ। देखो, आईयूसीडी होता है इंट्रा यूटेराइन, अच्छा मैं गलत पूछ रही हूँ, आईयूएफडी, इंट्रा यूटेराइन फीटल डिमाइस, ठीक है, यानी इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ। तो एबॉर्शन है, एक इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ है। अब एबॉर्शन में भी डेथ होती है, अंदर हो सकती है। हाँ, 20 वीक्स के बाद होता है, ठीक है, 22 वीक्स के बाद। तो देखो क्या होता है, अबॉर्शन और आईयूएफडी में इतना सा फर्क है कि 20 से लेके 22 वीक्स, जिसे हम पीरियड ऑफ वायबिलिटी बोल रहे हैं, अगर इससे पहले होगा तो हम इसे अबॉर्शन बोलेंगे,
और अगर इसके बाद होता है तो हम इसे बोलते हैं IUFD, इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखनी है। अब देखो क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलते हैं थ्रेटेंड अबॉर्शन में। तो पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ ब्लीडिंग पर वेजाइनम, ठीक है, पर वेजाइनम ब्लीडिंग की शिकायत करेगी फीमेल की, ब्राइट रेड या फिर ब्राउनिश कलर की ब्लीडिंग हो रही है। पेन, यूजुअली ब्लीडिंग इज पेनलेस, और जनरली ब्लीडिंग क्या होगी, पेनलेस होगी। पेन अपीयर्स यूजुअली फॉलोइंग हैमरेज, और पेन कब होता है, जब कहीं अंदर हैमरेज हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तब जाके पेन होता है। माइल्ड बैक एक और डल पेन इन लोअर एब्डोमेन, तो माइल्ड बैक एक, हल्का सा बैक एक मिलता है, डल पेन मिलता है लोअर एब्डोमेन में। ठीक है, फिर और देखो क्या क्या फीचर्स आते हैं, फॉलिक सीरम, बीटा HCG हो गए। ठीक है, बीटा HCG, तो बीटा HCG हमें पता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है। अब ये क्या करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम करता है। ये भी कहाँ से निकलता है, प्लेसेंटा से निकलता है, तो इसका लेवल सीरम में फॉल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिक्रीजिंग साइज ऑफ फीटस, फीटस का साइज अंदर ही अंदर डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग FHS, ठीक है, फीटल हार्ट साउंड डिक्रीज कर रही है। इरेगुलर शेप ऑफ जेस्टेशनल सैक, जो जेस्टेशनल सैक है अगर हम USG कराते हैं उसका शेप इरेगुलर आ रहा है, तो इसकी हम DD किससे बनाते हैं। तो ये सारे कॉजेस थे और ये सारे फीचर्स थे कि थ्रेटेंड अबॉर्शन में हमें क्या क्या साइंस मिलेंगे, क्या क्या हम इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे, और क्या क्या हमें क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। इसकी DD हम किससे बनाते हैं, देखो सर्वाइकल एक्टोपी से बनाते हैं, कि सर्विक्स में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है जिस वजह से हो रहा है। पॉलिप से बनाते हैं, कार्सिनोमा से बना सकते हैं, ब्लीडिंग ही तो, जो क्लिनिकल फीचर आ रहा है वो ब्लीडिंग का ही तो आ रहा है, बाकी हमें कोई कुछ थोड़ा ना पता है ना, तो हम इसमें ये कराते हैं। फिर देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग इस केस में भी हो सकती है, एक्टोपिक कहीं और पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है कि जब फीटस का इम्प्लांटेशन होता है, वो इम्प्लांटेशन जो यूटेराइन कैविटी है वहां पे ना होके अदर साइड में हो जाता है, मान लो कि फेलोपियन ट्यूब में हो गया, ओवरीज में हो गया, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है, इस केस में भी हो सकता है। दूसरा मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी बोला जाता है जो बिनाइन ग्रोथ होती है उसको, ठीक है, ये पढ़ोगे तुम, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल होता है। अब देखो इसमें और क्या दिखता है, एक्सटर्नल ऑस क्लोज मिलेगा हमें अगर हम देखेंगे तो, ठीक है, एक्सटर्नल ऑस क्लोज मिलेगा, यूट्रस और सर्विक्स सॉफ्ट मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन में हमें हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रिट, ABO, RH, यूरिन, ये सारा चीजें करानी होती है। ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, रेस्ट अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप, ठीक है, हम पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलेंगे जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती। ठीक है, पेन रिलीफ के लिए हम दे सकते हैं डायजेपाम देंगे, 5 mg BD चलाई जाती है। और पेशेंट को बोला जाता है कि हैवी वर्क आपको अवॉइड करना है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे लिखी थी यूरिन, इसमें हम यूरिन में दोनों करा सकते हैं, रूटीन माइक्रोस्कोपिक, इससे हमें पता चल जाएगा कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं ट्रेवल कर गया अंदर, राइट। फिर हम अवॉइड हैवी वर्क ये बोलना है। इफ द प्रेगनेंसी कंटिन्यूज देयर इज इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री टर्म लेबर, ठीक है, तो क्या हो सकता है अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया, तो जैसे कि अभी देखा हमने थ्रेटेंड अबॉर्शन है, ठीक है, ब्लीडिंग पर वेजाइनम बता रहे हैं, तो इसको क्योर तो किया जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस हैं कि प्रीटर्म लेबर हो जाए। तो प्रीटर्म कितने को बोलते हैं ये भी बताया मैंने, बोलो, बिफोर हाउ मेनी वीक्स, टर्म बोला जाता है 37 to 40 वीक्स को, इसे बोलते हैं हम टर्म। प्रीटर्म किसे बोलते हैं, इसके पहले अगर हो जाता है तो किसके पहले, 40 वीक्स के पहले। 37 37 to 40 वीक से पहले। नहीं, 40 वीक्स, 37 और 40 वीक के बीच में हो रहा है तो हम उसे टर्म ही बोलेंगे, और अगर 37 वीक से पहले होता है, ठीक से हाँ, यही बोलना है, ठीक है, कि 37 वीक से पहले हो रहा है तब हम उसे प्री टर्म बोलते हैं, पोस्ट टर्म कब बोलते हैं। 40 वीक्स के बाद, मतलब 9 मंथ्स का जो डेट ऑफ डिलीवरी है उसके बाद अगर होता है तो पोस्टर्म। हाँ, मैंने ये बोला था कि 9 मंथ हमें ऐसे क्लिनिकली नहीं बोलना है, हमें बोलना है कि 40 वीक्स की प्रेगनेंसी है,
37 से 40 तक हम इसे टर्म बोलेंगे, ठीक है। 40 तक हम टर्म बोल रहे हैं, अगर 41 भी हो गया तो चल जाएगा तब भी, लेकिन हम जब 42 क्रॉस कर जाता है तभी हम उसको क्या बोलते हैं कि पोस्ट टर्म चला गया है, ठीक है। टर्म कब बोलते हैं, जब 37 से पहले होता है तब हम उसे टर्म बोलते हैं, ये वीक्स में है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे 37 वीक से पहले हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्री टर्म लेबर बोलेंगे। तो प्री टर्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया देखा जाता है, ये प्रीविया है, PRAEVIA, प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, देखो ये यूट्रस, अब प्लेसेंटा जनरली इधर अटैच होता है, इधर अटैच होता है, लेकिन क्या होता है, ये मान लिया फीटस है, ये फीटस का हेड है, तो यहाँ पे आके अटैच हो गया प्लेसेंटा, ठीक है। प्रीविया यानी प्रीवियसली प्लेसेंटा आ रहा है, ठीक है, तो ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है और इस वजह से भी हो सकती है, तो इसमें भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं, नीचे प्लेसेंटा लगी है, ठीक है, प्लेसेंटा के साथ उसकी ब्लड वेसल्स भी हैं, अब डिलीवरी होगी, हम पुश करने के लिए बोलते हैं, तो पीटस का जो हेड है ये प्लेसेंटा को पुश करता है जिस वजह से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, तो उसमें भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें हम देख रहे थे कि प्रीटर्म लेबर हमने देख लिया, प्लेसेंटा प्रीविया, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकती है ऑफ द फीटस एंड फीटल एनोमलीज देखी जा सकती हैं इसके कॉजेज में। फिर देखो आते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन। तो इनएविटेबल अबॉर्शन क्या होता है, क्लिनिकल टाइप ऑफ अबॉर्शन वेयर द चेंजेस हैव प्रोग्रेस टू अ स्टेट वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज इम्पॉसिबल, ठीक। थ्रेटेन में हमने देखा कि एक थ्रेट मिल रहा है, आ रही है, हमें थ्रेट मिल रहा है, लेकिन हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ इनएविटेबल अबॉर्शन हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, इसमें देखो इंक्रीज्ड वेजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी, इंक्रीज्ड पेन इन लोअर एब्डोमेन मिलेगा, कॉलिकी पेन जैसा पेन हमें किसमें मिलता है, स्टोन में मिलता है, स्टोन के केसेस में वैसा पेन मिलेगा, कॉलिकी पेन मिलेगा, इंक्रीज पेन इन लोअर एब्डोमेन, internal exertion reveals dilated internal os of cervix through which the products of conception are felt, ठीक है। तो कई बार क्या देखा जाता है, इंटरनल ऑस, तो मैंने बताया था यूट्रस में जो सर्विक्स होता है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, इंटरनल ऑस से एक्सटर्नल ऑस तक एक्सटेंड करता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंटरनल ऑस खुल चुका है, डायलेट हो चुका है, और वहां से ऐसा लगता है कि जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है या फीटस है वो बाहर को आ रहा है। कलर इसका क्या होता है, ब्राइटर होता है, मोर प्रोफ्यूज होता है। इन्वेस्टिगेशन अब इसमें हम क्या करा सकते हैं, तो यूएसजी हीमोग्राम कराया जाता है। मैनेजमेंट, अब देखो ब्लड लॉस हो रहा है तो करेक्शन ऑफ ब्लड लॉस बाय आईवी फ्लूइड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है। और बिफोर 12 वीक्स अगर हो रहा है तो हमें क्या करना है, क्योंकि बचा तो सकते नहीं है इस कंडीशन में, हमें क्या करना है, डीएनसी, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज कर देना है, एंड सक्शन इवैक्यूएशन फॉलोड बाय कैरिएज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले तो सबसे पहले कैरिएज नहीं, क्यूरेटाज है, क्यूरेटाज, ठीक है। तो 12 वीक से पहले क्या करना है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज करना है पहले तो हमें, कि सर्विक्स को डायलेट करो, अंदर का जो मटेरियल है उसे बाहर निकालो, सक्शन एंड इवैक्यूएशन, अब जो स्क्रैप कर लिया है हमें उसको सक्शन के थ्रू यानी वैक्यूम के थ्रू बाहर निकालना है, ठीक है। फॉलोड बाय क्यूरेटाज, यानी पहले क्यूरेटाज करना है उसके बाद हमें सक्शन सक्शन और इवैक्यूएशन कर देना है, ठीक है। फिर देखो अंडर जनरल एनेस्थीसिया अल्टरनेटिवली सक्शन एंड इवैक्यूएशन, ठीक है, और ये जनरल एनेस्थीसिया के अंदर भी कर सकते हैं। आफ्टर 12 वीक्स मिनी लेबर शुड बी एस्टैब्लिश्ड बाय ऑक्सीटोसिन ड्रिप। तो देखो अगर इनएविटेबल अबॉर्शन 12 वीक से पहले हुआ तो हमें क्या करना है, डीएनसी कराना है, और उसके बाद सक्शन सक्शन इवैक्यूएशन से हमें बाहर निकाल देना है प्रोडक्ट को। अगर 12 वीक्स के बाद हो रहा है क्या, इनएविटेबल अबॉर्शन, तो हमें क्या करना है, मिनी लेबर हम कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन की ड्रिप चलाई जाती है, ऑक्सीटोसिन हमें पता है क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शंस कराने का काम करता है, तो उससे क्या होगा, फीटस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है। नेक्स्ट आते हैं कंप्लीट अबॉर्शन। तो कंप्लीट अबॉर्शन क्या होता है, देखो कंप्लीट नाम से ही पता चल रहा है, व्हेन द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शंस आर एक्सपेल्ड इन मास इज कॉल्ड कंप्लीट अबॉर्शन, ठीक है, कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट एक ही बारी में बाहर आ जा रहा है,
उसे क्या कहेंगे, कंप्लीट अबॉर्शन बोला जाता है। ये जितने भी अबॉर्शन पढ़ रहे हैं सब में एक लाइन तो तुम लिख सकते हो अगर सेपरेट आता है कि 22 वीक से पहले होगा। ठीक। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या मिलते हैं, एक्सपर्जन ऑफ अ फ्लैशी मास, तो मैंने कहा पूरा मास के फॉर्म में आ रहा है पर वेजाइनम, तो वेजाइना से पूरा फ्लैशी मास बाहर आता है, सब्सिडेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन। और फिर जैसे ही मास बाहर आ जाता है एब्डोमिनल पेन बंद हो जाएगा, कंट्रैक्शंस बंद हो जाएंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग बिकम ट्रेस और एब्सेंट। और अब जब पूरा आ गया बाहर तो ब्लीडिंग किस बात की रहेगी, ठीक है, ब्लीडिंग कब हो रही है, जब अंदर कुछ रह रहा है। ठीक। ब्लीडिंग बंद हो जाएगी या फिर एब्सेंट, ट्रेस बहुत कम निकलेगा, या फिर एब्सेंट हो जाएगी ब्लीडिंग। इंटरनल एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलेगा, यूट्रस इज स्मॉलर देन पीरियड ऑफ एमेनोरिया। ठीक है, पीरियड ऑफ एमेनोरिया की जब से एमेनोरिया चल रहा था, कब से स्टार्ट हो जाता है एमेनोरिया, कौन से ट्राइमेस्टर से, एमेनोरिया क्या होता है, बताओ अदिति। पेनलेस पीरियड्स होते हैं मैम। नहीं, एमेनोरिया का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ पीरियड्स। ए है एब्सेंस ऑफ पीरियड। ठीक है, तो मैंने जब डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बताया था तो ए मेनोरिया सबसे पहले फीमेल क्या लेके आती है कि जब उसको प्रेगनेंसी होती है कि पीरियड्स नहीं हो रहे, पीरियड मिस हुआ है, पहला पीरियड मिस हुआ है, तभी जाके तो फीमेल जो होती है वो यूपीटी करती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करती है ना। तो पीरियड मिस होना ही सबसे पहला फीचर होता है। तो एमेनोरिया में कब मिलेगा, जब स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी होगी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने ये पढ़ाया था कि एमेनोरिया क्या होता है, जब स्टार्टिंग की कंडीशन है तो वैसे तो एमेनोरिया शुरू से ही मिलेगा, लेकिन कभी कभी साइक्लिक ब्लीडिंग हो सकती है। याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था ये डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि साइक्लिक ब्लीडिंग मिलती है, थोड़ा सा स्पॉटिंग मिल सकती है, लेकिन एमेनोरिया रहेगा कि प्रॉपर मेंसेस नहीं हो रहे। ठीक है, एब्सेंस ऑफ पीरियड बोला जाता है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस बोला जाता है। तो यूट्रस स्मॉलर देन पीरियड ऑफ एमेनोरिया, यानी जब से एमेनोरिया चल रहा है, यानी जब से प्रेगनेंसी हुई है, यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तब से, और उसके कंपैरिजन में अगर हम यूट्रस देखें तो स्मॉलर है। ठीक है, यूट्रस का साइज बड़ा होना चाहिए था अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू है। एंड लिटिल फर्म, और कैसा है, लिटिल फर्म हो रहा है, मतलब हार्ड है। सर्वाइकल और क्लोज्ड है। ठीक। ब्लीडिंग ट्रेस अमाउंट में है। ठीक है, अब इसका मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, अब कंप्लीटली हो गया तो क्या करना है, देखो ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी इज यूज्ड टू सी दैट यूटेराइन कैविटी इज एम्प्टी। ठीक है, अगर थोड़ी अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं भी हो रही है, तब भी प्रिकॉशनरी हमें क्या करना है, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करनी है, हमें वेजाइना के थ्रू देखना है अंदर। ठीक है, सोनोग्राफी करनी है कि अंदर यूटेराइन कैविटी पूरी तरीके से खाली है या नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर खाली नहीं होगी तो चांसेस ऑफ पीपीएच बढ़ जाते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं। इस वजह से हमें क्या करनी होती है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करनी होती है, अदरवाइज डीएनई शुड बी डन। या फिर हमें क्या करना होता है, डीएनई डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करना होता है। ठीक है, कि अगर कुछ रह गया है तो सर्विक्स को डायलेट करो, सक्शन पंप लगाओ, इवैक्यूएट कर दो सब चीजें। ठीक, तो ये चीजें रहती हैं। फिर आते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन, तो इसमें हमें तो डीएनई करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें, व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड। ठीक है, सारा प्रोडक्ट नहीं बाहर आया, इंस्टेड ऑफ अ पार्ट ऑफ इट इज लेफ्ट इनसाइड द यूटेराइन कैविटी कॉल्ड इनकम्प्लीट अबॉर्शन, कि कुछ चीज अंदर रह गई है, अभी कोई पार्ट रह गया है अंदर, अब वो क्या करेगा, वो ब्लीडिंग कॉज करेगा। ठीक। क्लिनिकल फीचर, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पेन इन लोअर एब्डोमेन, अब अंदर कुछ है तो यूट्रस क्या करता है, हमारा यूट्रस है, ठीक है, अब अंदर कोई भी प्रोडक्ट है तो ये चाहेगा कि ये बाहर निकले, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या करेगा, पेन कॉज करेगा। तो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पेन इन लोअर एब्डोमेन, जैसे हमको मेंसेस भी होते हैं, पीरियड्स होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, अंदर एंडोमेट्रियम शेड हो रही है, एंडोमेट्रियम शेड हो गया, उसको बाहर निकालना है, तो यूट्रस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक, तो जिसकी वजह से पेन होता है। तो देखो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेन रहेगा लोअर एब्डोमेन में। परसिस्टेंस ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। इंटरनल एग्जामिनेशन रिवील्स, और इंटरनल एग्जामिनेशन से क्या पता चलेगा, यूट्रस स्मॉलर देन पीरियड ऑफ एमेनोरिया। ठीक है, एमेनोरिया का जो पीरियड था उससे
यूट्रस साइज करस्पॉन्ड नहीं कर रहा और छोटा है, छोटे का मतलब है कि यानी कुछ प्रोडक्ट बाहर निकल चुका है, यानी अबॉर्शन हो गया है। अगर वो साइज मैच करता पीरियड ऑफ एमेनोरिया से, तब हम उसे क्या बोलते, पीरियड ऑफ जेस्टेशन बोलते, कि फंडल हाइट सही आ रही है अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एमेनोरिया, जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, तो हम बोलते ठीक बात है। लेकिन इनकम्प्लीट अबॉर्शन या कंप्लीट अबॉर्शन के टाइम पे हमें कैसा मिलेगा, साइज स्मॉल मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं है अंदर, बाहर निकल गया, वो बड़ा होके क्या करेगा यूट्रस ना। फिर नेक्स्ट आते हैं पैटुलस सर्वाइकल ऑस। तो क्या होता है इसमें, एक सेकेंड रुको। ये मीटिंग एंड हो जाएगी, 3 मिनट का टाइम है, ये वाला फिनिश करते हैं। तो देखो, पैटुलस सर्वाइकल ऑस मिलता है, ठीक है, सर्वाइकल ऑस खुला रहेगा क्योंकि बाहर तो वहीं से आया है। वेरिंग अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, और पैटुलस इसलिए मिल रहा है क्योंकि अंदर अभी प्रोडक्ट रह गया है, ऑस को खुले रहना पड़ेगा, ठीक है, ओपन ही रहना पड़ेगा। वेरिंग अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का अमाउंट वेरी कर सकता है। एक्सपेल्ड मास इज फाउंड इनकम्प्लीट, ठीक है, तो जो मास बाहर आया है वो इनकम्प्लीट मास होता है, ये इसके फीचर्स रहते हैं। फिर देखो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन पीपीएच की रहती है, रिटेन्ड प्रोडक्ट, ठीक है, रिटेन्ड प्रोडक्ट्स में कॉज। अब अंदर कुछ रिटेन रह गया, पड़ा रह गया, वो क्या करेगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग कराएगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग कराएगा, ठीक है, सेप्सिस हो सकता है। अब देखो इतनी देर के लिए ऑस खुला है, ठीक है, इंटरनल ऑस खुला ही रह गया है, तो उससे क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम पीवी नहीं करते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ रही है तब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, नहीं तो नहीं किया जाता है, ठीक है, कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो क्या कर रही है, पीवी कर रही है, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रही है, बट उसके थ्रू क्या होगी, इन्फेक्शन ट्रेवल कर गया अंदर, ठीक, तो सेप्सिस के चांसेस हो सकते हैं। अब इधर क्या है, इस कंडीशन में ऑस खुला ही है, तो सेप्सिस के चांसेस हो सकते हैं। प्लेसेंटल पॉलिप के चांसेस हो सकते हैं कि अंदर हो, ठीक है, या फिर जो रिटेन प्रोडक्ट्स हैं, वो रिटेन प्रोडक्ट्स किसके हैं, जो प्लेसेंटा आदि अधूरी जितनी भी बनी थी उसके प्रोडक्ट्स हैं, और वो क्या डेवलप हो गया, उसके अंदर पॉलिप डेवलप हो गया है, ठीक। फिर इसमें मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे इनकम्प्लीट में, तो देखो, शी शुड बी रिससिटेटेड बिफोर एनी एक्टिव ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन, तो हमें क्या कराना है, रिससिटेशन कराना है, ठीक है। अ, तो इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है, ठीक, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो, या फिर क्या कर दो, आईवी फ्लूइड्स चढ़ा दो, मतलब हमें उसको नॉर्मलसी में मेंटेन करना है, ठीक है। रिससिटेशन में एबीसी आता है ना, ABCD, इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी बोला जाता है इसे। ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, डी फॉर ड्रग्स देनी है, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, एयरवे, ब्रीदिंग, ठीक है, इसके लिए ऑक्सीजन मास्क लगा दो, सर्कुलेशन, आईवी फ्लूइड्स चला दो,